नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। हाँ जी, एकदम सही कहा मैंने और सही सुना आपने। ये उपन्यास सम्राट की पदवी को धारण किए हुए लेखक हैं और इनका मूल नाम अगर मैं कहूं, इनका मूल नाम धनपत राय और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। और इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई है। इसके अलावा इन्होंने श्रेष्ठ उपन्यास भी लिखे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं प्रेमचंद जी की, तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी की, तो देखिए प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ। ठीक है, लम्ही ग्राम और कहां पर, वाराणसी, बनारस। ठीक है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1936 ईस्वी में हुई। लेकिन अगर जब इनकी काव्य रचनाओं की हम बात करें तो इन्होंने अपनी लेखनी जो है वो उपन्यास कहानी में इस रूप में चलाई है कि इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। समाज में किस प्रकार के चित्रण उस समय हो रहे थे, समाज में किस प्रकार का परिवेश उस समय था, उन समस्त बातों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इनके प्रमुख उपन्यासों की अगर हम बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, ये बहुत चर्चित उपन्यास हैं इनके चर्चित उपन्यास हैं। और कहानियों में अगर हम बात करें तो कहानियां इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। और उन 300 से अधिक कहानियों में अगर हम प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो उसमें आपके हर एक कहानी जो है वो एक नींव का पत्थर बनी हुई है। ठीक है, और अगर उसमें हम बात करें तो ईदगाह ले लीजिए, चाहे चाहे आप दो बैलों की कथा ले लीजिए, चाहे आप पंच परमेश्वर ले लीजिए, चाहे बूढ़ी काकी ले लीजिए, ये सारी कहानियां जो है ये आपके जीवन से बहुत अच्छे ढंग से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो है वो हमें बहुत अच्छी सीख भी देती है। आज हमारे पाठ का शीर्षक जो है वो इसी कहानियों में से एक प्रमुख कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा, उसके संदर्भ में है। आज हम इसी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और जब हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके माध्यम से कौन कौन से नैतिक गुण और किस प्रकार ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं जो है वो हमें उस परिवेश से जोड़ रही है जिस परिवेश में हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने में किस प्रकार सहयोग दिया, वो भी इस पाठ के माध्यम से लक्षित होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है। आता हूं आज के पाठ पर जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। और कथा कहानी को कहते हैं। दो बैल हैं, उसकी कहानी है। और प्रेमचंद जी देखिए इसको किस प्रकार इसकी शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, कि जानवरों में गधा जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। देखिए ये बात आप भी जानते हैं कि जब भी किसी को बेवकूफ कहना होता है तो क्या होता है कि हम उसको सीधे से गधा कह देते हैं। गधे के साथ में उसकी तुलना कर दी जाती है, गधा शब्द दे दिया जाता है, तो वहां पर उसको बेवकूफ साबित करने के लिए। ठीक है, और ये क्यों होता है उसका कारण भी यहां पर प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है। गधा सच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वास्तव में वो बेवकूफ है या वो बहुत सीधा है और उसकी सहनशीलता ने उसको ये पदवी दिलाई है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में उसे बेवकूफ क्यों कहा जाता है, गधे को बुद्धिहीन क्यों कहा जाता है। उसके संदर्भ में हम विस्तार की बात नहीं कर सकते,
लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके सीधेपन या फिर उसकी सहिष्णुता, सहनशीलता की वजह से जो है उसको यह पदवी दी गई होगी, उसको यह पदवी दी गई होगी। ठीक है, आगे बात यहां समझ में, आगे देखिए। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा, नहीं सुना। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझा रहे हैं हमें कि देखो, गाय जो होती है ना, गाय जो होती है वह भी सीधी होती है, लेकिन वह भी सींग मारती है। गाय भी सींग मारती है। और ब्याई हुई गाय, ब्याई हुई गाय का मतलब हो गया जिसने अभी अभी संतान को जन्म दिया है, जिसने अभी अभी अपनी संतान को जन्म दिया है। ठीक है, मतलब सद्य प्रसूता गाय जो होगी वो तो अनायास ही, अनायास मतलब अचानक, अनायास का अर्थ क्या होगा, अचानक, कि अचानक ही किसका रूप धारण कर लेगी, सिंहनी का। सिंहनी का रूप धारण करने का मतलब यह नहीं है कि वो शेर बन जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि वो शेर की भांति, सिंहनी की भांति जो है वो अपनी संतान की रक्षा करने के लिए बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाली हो जाएगी। जैसे ही आप अगर उसके बच्चे को किसी प्रकार से छूना चाहोगे, हानि पहुंचाना चाहोगे, तो वो उसका प्रतिकार करते हुए आप पर हमला करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और फिर एक बात आई है कि एक जानवर और इसमें दर्शाया गया है जिसका नाम है कुत्ता, और कुत्ते के लिए कहा गया है कि ये बहुत गरीब जानवर है। ठीक है, ये प्रेमचंद जी ने उस समय के परिप्रेक्ष्य में कहा। वर्तमान समय में कुत्ता जो है वो गरीब जानवर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, लेकिन जो हम बात करें आवारा कुत्तों की, अगर हम बात करें गली में रहने वाले आस पड़ोस वाले कुत्ते हैं, वो निश्चित तौर पर अभी भी उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुत्ता भी क्रोध करता है। कुत्ते को यदि आप मार रहे हो, उसको सता रहे हो, तो वो क्रोध करेगा, तो कुत्ता भी क्रोध करता है। लेकिन गधा जो है वो कभी भी क्रोध नहीं करता पाया गया। उसको आप चाहे किसी भी प्रकार से मारो, उस पर कितना ही वजन डाल दो, ठीक है, कैसा भी खाना उसे दे दो, उसको इस बात की कभी भी चिंता हुई नहीं, और उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष नजर ही नहीं आया कि भाई मैं इस चीज में मुझे खुशी नहीं हो रही। ऐसा नहीं हुआ। कैसा भी व्यवहार उसके साथ में किया गया, रूखा सूखा जैसा उसको खाना दिया गया, उसने उसको स्वीकार कर लिया, उसने उसका विरोध ही नहीं किया। तो क्या यह कारण है कि गधे को बुद्धिहीन या बेवकूफ समझा जाता है? ठीक है, आगे देखिए। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं हमारे लेखक। हमारे लेखक कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों में जितने भी गुण हैं, आज एक महान ऋषि होगा, एक महान मुनिवर होगा, उसमें गुण क्या होगा? उसमें गुण यह होगा कि उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर दिया जाए, वो ना तो कभी किसी प्रकार का क्रोध करेगा और ना ही सामने वाले का बुरा करेगा। किसी भी प्रकार का व्यवहार उसके साथ हुआ, लेकिन वह कभी भी उसके विरोध में नहीं जाता। तो गधे में भी ऋषि मुनियों वाले जो है गुण, वो पराकाष्ठा तक, अंतिम सीमा तक पहुंच गए, अंतिम सीमा तक पहुंच गए। गधा जो है वो वैशाख के महीने में, जिस प्रकार हमारे अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, जो चैत्र माह से शुरू होते हैं, चैत्र से शुरू होते हैं। और चैत्र का मतलब हो गया आपके मार्च और अप्रैल का समय, और वैशाख का समय हो गया अप्रैल और मई का समय। तो वैशाख के महीने में मतलब इस समय में वो एक आध बार कुलेल मस्ती कर लेता है, लेकिन लगातार उसे जो है वो खुश होते हुए कभी भी नहीं देखा गया। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सारे उसमें गुण पराकाष्ठा तक, अंतिम सीमा तक पहुंच गए। उसे किसी प्रकार का कोई भी विषाद नहीं होता। उसके चेहरे पे एक विषाद स्थायी भाव से नजर आता है। उसे इस बात का दुख नहीं होता कि भाई मुझे क्या खाना दिया जा रहा है, कैसा मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, इस बात का उसको कभी दुख होता ही नहीं। जो है उसमें वह उसी में ही रह रहा है।
चेहरे पे जरूर जो है उदासी नजर आएगी, चेहरे पे उदासी नजर जरूर आएगी, लेकिन वह किसी का प्रतिकार ही नहीं करता कि भाई आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। आगे बात यहां समझ में, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी बदनाम है। अब यहां पर देखिए वो किसके आधार पर यहां पर बात बता रहे हैं, ये हमारे, क्योंकि देखिए भारत की आजादी से पूर्व की बातें हो रही है, और अफ्रीका में आप भी जानते हैं कि किस प्रकार भारत के साथ में, भारत के लोगों के साथ में जो है उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, और अमेरिका में तो उन्हें प्रवेश भी नहीं दिया जाता था, ठीक है, ब्रिटेन में भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था, है ना। तो यहां पर जो स्पष्ट बात आ रही है, ये क्या आ रही है कि उस समय हमारे भारत के लोगों के साथ में जो है वो बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। क्यों बुरा व्यवहार किया जाता था? क्योंकि वे हमेशा क्या करते थे? शराब नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे। 4 पैसे कुछ समय के लिए, कभी भी बुरा समय आ गया उसके लिए 4 पैसे बचाकर रखते थे, ठीक है, और साथ ही साथ में किसी से लड़ाई झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी भी उन्होंने किसी चीज का प्रतिकार नहीं किया, किसी चीज का प्रतिकार नहीं किया, और इस वजह से जो है वो उसके बावजूद, मतलब इतने सीधे सरल और सादा जीवन जीने के बावजूद भी हमेशा वो बदनाम होते रहे, बदनाम होते रहे। आगे बात समझ में यहां, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब भारतीयों के लिए क्या कहा जाता है? भारतीयों के लिए कहा जाता है कि वे जीवन जीने के आदर्श को नीचा कर देते हैं, जीवन जीने का जो आदर्श है उसको नीचा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे देते तो वे भी सभ्य जातियों में, सभ्य लोगों में गिने जाने लगते, लेकिन उन्होंने कभी भी ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से नहीं दिया। एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर जो है वो लेखक इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस समय रूस ने जापान पर हमला किया, जिस समय रूस ने जापान पर हमला किया, तो उस हमले का प्रतिकार करते हुए जापान ने रूस को जब हराया, उस युद्ध में हराया, तो जितने भी एशियन राष्ट्र थे, जितने भी यूरोपियन राष्ट्र थे, उन सबको इस बात का एहसास हो गया कि एशिया में एक ऐसा राष्ट्र है जो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, और उसी वजह से जापान को सभ्य जातियों में गण्य बना दिया गया, गिनने योग्य बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ईंट का जवाब उसने पत्थर से दिया। तो भारतीयों के लिए यह बात थी कि भारतीय जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते थे, इसलिए लोग ये मानने लग गए कि ये तो जीवन जीने के आदर्श को नीचा कर रहे हैं। और अगर आप कहीं भी रूप में देखें, अगर किसी वस्तु पर लगातार जोर दिया जाए, आप प्रतिकार नहीं करोगे तो वो वस्तु जो है वो दबती चली जाएगी, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आगे बात यहां समझ में, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं लेखक कि गधे से थोड़ा सा कम या गधे के बराबर जिसको कई बार कह दिया जाता है, वो उसका एक छोटा भाई और है। अब छोटा भाई कौन है जिसको बेवकूफ की संज्ञा भी दे दी जाती है? वो है बैल। वो कौन है? बैल है जिसको इस चीज की संज्ञा दे दी जाती है। किस कारण से दी जाती है? क्या वो कारण बराबर है? क्या गधे को या उसको एकदम एक बराबर पे ला सकते हैं? इस सब बातों को आगे समझ रहे हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार है ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है,
कभी कभी आइडियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा ही है। कि मतलब अगर उसे बेवकूफों में, जानवरों में बेवकूफों में अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, ठीक है, कुछ लोग कह देते हैं, तो लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बैल जो है वो कभी कभी गुस्सा कर भी देता है और कई बार तो आइडियल बैल भी देखने को मिलते हैं, है ना, आइडियल बैल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो गधा जो है वो किसी भी प्रकार का प्रतिकार करता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिकार करता ही नहीं है, तो उसे तो गधे से नीचे ही रखा जा सकता है। मतलब अगर कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ के रूप में जो आएगा वो कौन आएगा? गधा आएगा। उससे नीचे जो है वो कौन आएगा? बैल आएगा। क्योंकि बैल का प्रयोग भी, बैल शब्द का प्रयोग भी कहीं ना कहीं जो है बेवकूफ या मूर्ख कहने के लिए किया जाता है। वहां पर लोग जो है वो बछिया के ताऊ का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, बछिया के ताऊ, तो बछिया के ताऊ, बछिया गाय की जो बछिया होती है उसके ताऊ कौन होंगे? बैल ही होंगे। ठीक है, ताऊ कौन होंगे? बैल ही होंगे। तो यहां पर बात उसके संदर्भ में हो रही है। आगे बात यहां समझ में? तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने जो सीखा उसमें सबसे पहली बात आती है, सभ्य बनने के लिए गुण क्या होना चाहिए। पाठ के अनुसार सभ्य बनने के लिए गुण क्या होना चाहिए? तो पाठ के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो सभ्य बनने के लिए सबसे पहला और परम गुण यह होना चाहिए कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए, प्रतिकार करना आना चाहिए। अगर आपके साथ में बुरा हो रहा है तो उस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होनी चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो निश्चित तौर पर आपको लगातार दबाते चले जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि लोगों को जब ये एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो है किसी बात का प्रतिकार नहीं कर रहा, तो लोग फिर क्या करते हैं? लोग उसका फिर मजाक ज्यादा बनाने लग जाते हैं। अगर सांप में जहर ना हो, अगर सांप में जहर ना हो तो लोग उसके साथ में खेलने लग जाएंगे। अगर शेर के मुख में बड़े बड़े दांत और लंबे लंबे नाखून नाखून ना हो तो सारे उसकी सवारी बनाने लग जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना अगर आपको आ गया तो निश्चित तौर पर आप भी सभ्य लोगों की श्रेणी में आकर खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको कोई भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोचेगा। तो हमें यहां पर यह समझने वाली बात है कि जब एक सीमा तक सहनशीलता होनी चाहिए, उसके बाद में जो है उसका जवाब देना ही चाहिए। जैसे अभी हमारे राष्ट्र ने, अभी हमारे राष्ट्र ने भी इसी प्रकार का कार्य किया कि जब सीमा टूटी तो निश्चित तौर पर उसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया गया, है ना। तो भारत बदल रहा है। अब हम भी उसी श्रेणी में आने लग गए हैं जहां पर हमें भी अब सभ्य गिना जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि सहनशीलता जो है, सहनशीलता की सीमा होती है और सीमा टूटने के बाद में निश्चित तौर पर उसका विरोध होना ही चाहिए। आगे बात यहां पर समझ में? बढ़ता हूं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना जाता है? बुद्धिहीन किसे? बुद्धिहीन यहां पर देखिए, अगर मैं इसमें समास की बात करूं तो ये आपके बन जाएगा बुद्धि से हीन। ठीक है, और ये आपका समास हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी अगर मैं बात करूं तो ये, ठीक है, से अलग होना आ रहा है तो ये क्या बनेगा? आपके अपादान। व्याकरण भी है इसके साथ साथ, क्योंकि देखिए हिंदी में शब्दों का निर्माण जो है वो हमारा इसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए बुद्धि से हीन, मतलब बुद्धि जिसमें नहीं है, अलग हो चुकी हो, तो यहां पर से जो है वो अपादान के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए किसके रूप में आया? कुत्ता, बिल्ली, गधा या बंदर? तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? गधा उत्तर इसमें हमारा बनेगा। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक 2 पर। लेखक के अनुसार गधे को बेवकूफ किस कारण से कहा जाना संभव है? लेखक के अनुसार ऐसा क्या कारण रहा होगा कि गधे को बेवकूफ कहा जाने लगा? क्या कारण रहा होगा? ठीक है, वह आलसी होता है, वह खतरनाक होता है, उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण वह तेज दौड़ नहीं सकता। तो ये उत्तर हमारा बनेगा कि उसके सीधेपन और उसकी सहिष्णुता के कारण जो है हम उसे क्या कहने लगे? बेवकूफ कहने लगे। सीधा था और सहिष्णुता का मतलब
सहनशीलता, हर एक चीज को सहन करना। जब सहनशीलता की बात आती है ना, तो फिर जो है लगातार यदि आप कोई भी चीज सहन करते चले जाते हो तो लोग आपको बेवकूफ मानने लग जाते हैं, गधा समझने लग जाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? बेवकूफ मानने लग जाते हैं और गधा समझने लग जाते हैं। आगे बात समझ में? बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन लेखक के विचारों से सर्वाधिक मेल खाता है? ऐसा कौन सा कथन है जो लेखक के विचार से सर्वाधिक मेल खा रहा है? गधा सबसे चालाक जानवर है, गधा लड़ाकू स्वभाव का होता है, गधा मूर्ख है, यह एक तय तथ्य है। गधा मूर्ख है या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो गधा मूर्ख है या नहीं, यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। लेखक के अनुसार सभ्य कहलाने के लिए क्या करना जरूरी माना गया है? मैं बार बार बता चुका हूं इस बात को कि सभ्य कहलाने के लिए आप लोगों में कौन सा गुण जो है वो मुख्य रूप से होना चाहिए। तो देखिए यहां पर शांति से रहना, दूसरों की मदद करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, गधा और बैल बन जाना। तो देखो सीधी सी बात है, उत्तर क्या आएगा? ईंट का जवाब पत्थर से देना निश्चित तौर पर आपको भी सभ्य लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। मतलब प्रतिकार करने की बात आप में होनी चाहिए, प्रतिकार करने का जज्बा आप में होना चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। जापान को लेखक ने किस कारण सभ्य जातियों में गण्य बताया है? उसने संयम रखा, उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, उसने पशुपालन किया, उसने सहिष्णुता दिखाई। अरे भाई, उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, उसने रूस जैसे देश को हराया, तो उसकी वजह से उसे जो है वो सभ्य जातियों में गिनना जाने लगा, नहीं तो उसको भी नहीं गिना जाता। आगे बात यहां पर समझ में? उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो दो बैलों की कथा के माध्यम से ये सबसे अहम बात आपने जो सीखी है कि अगर हमें समाज में अपना वर्चस्व रखना है तो निश्चित तौर पर सहनशीलता को जो है वो बहुत सीमित मात्रा में रखना होगा। अगर हमारे हमारे साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, उस गलत का प्रतिकार अगर हमने कर दिया तो निश्चित तौर पर लोग जो है वो हमसे जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कभी भी नहीं करेंगे और हमें भी सभ्य लोगों में गिना जाने लग जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कहानी में अब और क्या क्या होने वाला है, कैसे अब ये कहानी पात्रों के साथ में जुड़कर कहां तक आगे बढ़ती है, इन सब को जानने के लिए हम मिलेंगे आपको अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।